नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे कि हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्नों के बारे में, जिसकी एक क्लास पहले हो चुकी है। आज दूसरी क्लास है, तो देरी न करते हुए करते हैं स्टार्ट। ये रहा आपके सामने प्रश्न। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? तो पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रद्धाराम फुल्लोरी ने। श्रद्धाराम फुल्लोरी ने पंजाब में हिंदी भाषा का प्रचार किया था। इससे पहले वाली जो क्लास आप देखेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है, कन्नौजी है, लेकिन जयपुरी नहीं है। जयपुरी कहाँ की है? जयपुरी राजस्थान की है। अगला देखिए प्रश्न क्या है। जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? तो 33 में जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? ढूढ़ाड़ी। ढूढ़ाड़ी जो है जयपुरी का स्थानीय नाम है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? तो उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? अवधी बोली जाती है, कन्नौजी, ब्रजभाषा ये भी बोली जाती है, लेकिन पहाड़ी बोली नहीं बोली जाती। पहाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? जहाँ पे पहाड़ है, जैसे उत्तराखंड हो गया, देहरादून हो गया, तो यहाँ पे पहाड़ी बोली बोली जाती है। अगला प्रश्न देखिए, 35 नंबर। आधुनिक आर्य, एक सेकेंड। आधुनिक आर्य भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो आधुनिक आर्य भारतीय भाषाओं का विकास जो है ये अपभ्रंश से हुआ है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से। सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, यानी कि अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक माना जाता है? तो आधुनिक आर्य भाषा का काल कब से कब तक माना जाता है? तो 36 नंबर में हो जाएगा सी, 1000 ईस्वी से अब तक। यानी कि अभी जो आधुनिक काल में चल रहे हैं हम लोग, तो 1000 ईस्वी से अभी तक जितनी भी आर्य भाषा है, तो अभी उसका कार्य चल रहा है, लगातार चल रहा है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। लौकिक संस्कृत, खाली जगह और खाली जगह अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? तो लौकिक लौकिक संस्कृत और पाली और प्राकृत अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। रिक्त स्थानों के लिए कौन से आ जाएगा? पाली आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्राकृत। तो पाली और प्राकृत अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। अगला प्रश्न देखिए, नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? तो 38 नंबर में हो जाएगा नंदी नागरी। नंदी नागरी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? तो मथुरा से आपको याद आ गया होगा कि मथुरा में कौन सी बोली जाती है? तो ब्रजभाषा। ब्रजभाषा जो है मथुरा में बोली जाती है। बांगुरु जो है हरियाणा साइड में, खड़ी बोली जो है, खड़ी बोली अभी जो है आधुनिक 5 राज्यों में खड़ी बोली सबसे ज्यादा बोली जाती है। और अवधि जो है अवध का क्षेत्र। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? निम्नलिखित में से प्राचीन आर्य भाषा कौन सी है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत सबसे प्राचीन आर्य भाषा है। फिर उसके बाद संस्कृत के बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश आया। तो सबसे पुरानी कौन सी है? वैदिक संस्कृत। ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो द्रविड़ में कौन सी आती है? ऑप्शन नंबर सी, कन्नड़। कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम ये द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है?
इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन सी है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी मराठी। मराठी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी जो है ये गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? तो लिपि किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी लिप, लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। चित्रों को नहीं, बोलने के तरीकों को नहीं, अंकित करने को नहीं, लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? तो 44 नंबर में कौन सा हो जाए? ऑप्शन नंबर एक से अधिक, यानी कि अर्थ के आधार पर, इतिहास है, रूप, रचना, इन सभी के आधार पर जो है इसका वर्गीकरण किया गया है, भाषाओं का वर्गीकरण किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, ये जितने भी प्रश्न हैं सभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, वही हम प्रश्न करा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह वह संविधान के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? मतलब भारत राज्यों का संघ है, तो भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह किस अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? तो 45 नंबर पे, 45 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 343। 343 से 351 तक जो है हमारा हिंदी भाषा के बारे में संविधान में वर्णन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 343। अगला देखिए प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हमारा है, एक सेकेंड, अगला प्रश्न है, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जुबान कौन सी है? कौन सी है? मतलब पुरानी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न हुई नई जुबान या नई भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी हिंदुस्तानी भाषा। हिंदुस्तानी भाषा में सभी पुरानी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जुबान हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो ऑप्शन नंबर डी 5। हमने आपको बताया भी थी कौन कौन सी थी पश्चिमी हिंदी की। नंबर एक पे हो जाएगी खड़ी बोली, खड़ी बोली। नंबर दो पे हो जाएगी ब्रजभाषा, ब्रजभाषा। नंबर तीन पे हो जाएगी कन्नौजी, कन्नौजी। नंबर चार पे कौन सी हो जाएगी? बुंदेली, बुंदेली। नंबर पाँच पे कौन सी हो जाएगी? पांगरू, पांगरू। ये हो जाएगी। नंबर एक पे खड़ी बोली, नंबर दो पे ब्रजभाषा, नंबर तीन पे कन्नौजी, नंबर चार पे हो जाएगी बुंदेली, नंबर पाँच पे बांगरू। ऑप्शन ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? तो 48 नंबर में हमारा क्या हो जाएगा? किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारा, भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो 49 नंबर हमारा सही अनुतान, उसे अनुतान कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? तो रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? 50 में कौन सा हो जाएगा? कुल्लई। रोमन लिपि जर्मन में, जर्मन का भाषा में भी प्रयोग होता है, फ्रेंच में भी, स्पेनिश में भी, लेकिन कुल्लई भाषा जो है इसमें रोमन लिपि का प्रयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो 51 नंबर का में कौन सा हो जाएगा? सबसे अधिक भाषा कौन सी बोली जाती है? ऑप्शन के अनुसार बंगाली हो जाएगी। अगर ऑप्शन नहीं दिया, मतलब इसमें अगर खड़ी बोली दिया होता तो हम खड़ी बोली टिक कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।
तो यहाँ पे कौन सा, अगर खड़ी बोली नहीं दिया तो बंगाली। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या है। कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्नलिखित में कौन से जिले में बोली जाती है? तो कन्नौजी कहाँ पे बोली जाती है, हमने शुरू ही क्लास में बता दिया गया था। तो 52 में कौन सा हो जाएगा? फर्रुखाबाद और इलाहाबाद दोनों में कन्नौजी बोली जाती है, फर्रुखाबाद और इलाहाबाद में भी। तो ऑप्शन नंबर ए और सी जो है दोनों हो सकते हैं। अगर नहीं, अगर जो है तो यहाँ पे फर्रुखाबाद हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फर्रुखाबाद।